गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हम अपने लास्ट लेक्चर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। बच्चों, एक या दो रूल हमारे बचते थे जिनसे रिलेटेड हम अभी भी क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे थे, तो वो आज हम देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा केस है वो देखना क्या है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो नेक्स्ट केस है वो देखो क्या है। इफ a coordination compound contain cationic and anionic coordination sphere, then their name is written as following। पहले तो बच्चों समझो तुम, ये मैंने क्या लिखा है इस एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं साथ में ही मैं, CONH36 बच्चों, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और इसकी हमें नेमिंग करनी है। देखो, अभी तक हमने जो रूल पढ़े हैं उसके बेस पे हम इस वाले कंपाउंड की नेमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस तरह का कोई कंपाउंड पढ़ा ही नहीं जिसके अंदर दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। देखो, यहां एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये रहा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये रहा, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कंपाउंड आता है हमारे पास, तो बच्चों वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? एक तो कैटायोनिक होता है, एक एनायोनिक पार्ट होता है। इन दोनों में से एक पार्ट, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो कैटायन वाला होता है, कैटायन का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा होता है एनायोनिक पार्ट, इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमें सबसे पहले यही पता लगाना है कि इन दोनों में से कैटायोनिक पार्ट कौन सा है और एनायोनिक पार्ट कौन सा है। अब देखो बच्चों, कैसे पता लगाएंगे। देखो, यहां मेटल कौन है? ये रहा मेटल कोबाल्ट, ये रहा मेटल कोबाल्ट, दोनों ही कोबाल्ट है। इसको एक्स माना, इसको एक्स माना, सही है। अब मुझे ये बताओ, अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। तो बच्चों क्या? 6 इंटू 0। इधर से क्या आया? प्लस में ये x आया। अच्छा, आगे सुनो, CN साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, -1 इंटू 6, और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है? 0। तो बच्चों बराबर 0। अब सुनो, देखो x और x कितना हो गया? 2x हो गया, ठीक है। ये 0, ये कितना? -6, तो -6 बराबर 0। 2x बराबर कितना आ गया? 6x बराबर कितना आ गया बच्चों? +3। अब ये क्या आया है मेरे पास? ये इस कोबाल्ट की और इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। दोनों ही कोबाल्ट, ये वाला कोबाल्ट भी +3 चार्ज है और ये वाला भी +3 चार्ज है, क्योंकि दोनों सेम है ना। दोनों सेम है तो दोनों का मैंने x माना। x की वैल्यू क्या आई? +3। इसका मतलब इस पे भी +3, इस पे भी +3। क्लियर है यहां तक की बात? अब मुझे ये बात बताओ बच्चों, अमोनिया के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0 होता है। तो इस पूरे के ऊपर कितना आया? यहां पे 0 आया। अगर मैं तुमसे कहूं इस पूरी ब्रैकेट पे, ये जो पहली वाली ब्रैकेट है, पहला वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? तो मैं दोनों का ऐड कर दूंगा। इस पे +3, इस पे 0, तो टोटल पे कितना आया बच्चों? +3। समझ में आ रही है बात? इस पे आते हैं अब। इस पे कितना? +3। साइनाइड पे कितना? -1। कितने हैं साइनाइड? 6 है, तो टोटल कितना हुआ? -6। अगर मैं इस पूरी ब्रैकेट पे निकालूं तो -6 + 3, टोटल कितना आएगा बच्चों? -3। समझ में आ रही है बात? ये हमें निकालना पड़ेगा। ऐसे कंपाउंड के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो ब्रैकेट वाला एरिया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज क्या है। अब मुझे पता चल गया, ये तो क्या है? ये तो है कैटायन, और ये क्या है? ये है एनायन। और बच्चों, मैंने तुम्हें रूल बताया था, जब भी हम नाम लिखेंगे तो पहले कैटायन का लिखेंगे, उसके बाद एनायन का लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए नेमिंग करनी है, फिर हम इसके लिए करेंगे। इसके लिए नेमिंग करते हैं बच्चों। नेमिंग करेंगे तो पहले लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम क्या हुआ? हेक्सा अमाइन, सही है। हेक्सा अमाइन, 6 अमाइन है, हो गया यहां तक। इसके बाद आता है सीधा मेटल।
बच्चों मेटल कौन है? कोबाल्ट। लेकिन कोबाल्ट का नाम हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना है। चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव को मतलब एज इट इज लिख देंगे, तो हम क्या लिखेंगे? हेक्साअमाइन कोबाल्ट थर्ड। थर्ड क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है, इसका पूरा नाम हो गया बच्चों। ठीक है, अब आते हैं इसके नाम के ऊपर। अगर मैं इसका नाम देखूं तो देखो इसका नाम क्या होगा। यहां लिगेंट कौन है? लिगेंट है साइनो, साइनाइड है, साइनो लिखते हैं इसको, तो मैं लिखूंगा हेक्सा साइनो। उसके बाद मेटल का नाम लिखना है। अब मेटल का नाम लिखते टाइम हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखना है। चार्ज क्या है? माइनस का। माइनस का तो नाम के पीछे 8 लगाना है। तो बच्चों क्या हुआ? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। अब मुझे ये बताओ क्या पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है? तो बच्चों पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। इस पे +3, इस पे -3 कैंसिल आउट हो गया। पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, पूरे कंपाउंड पे 0 चार्ज है। तो लास्ट में आयन से हमें एंड नहीं करना, एज इट इज ये जो नाम लिखा मैंने ये इस कंपाउंड का नाम है। समझ में आ गई बात? क्लियर है बच्चों? कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक बड़ा आसान काम था हमारा। ठीक है, अब सुनो आगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं, एक और बताता हूं तुम्हें। मैंने दिया तुम्हें Zn NH3 और ये 4 और Zn Cl4 ये दिया हुआ। इसकी नेमिंग करनी है हमने। अब इसकी नेमिंग देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये X, ये हमारे पास X, ये 0 into 4, ये -1 into 4 ऐड कर देना, टोटल चार्ज 0। तो बच्चों 2x बराबर 4 आ गया, x की वैल्यू +2 आ गई। इस जिंक के ऊपर +2, इस जिंक के ऊपर +2। इसके ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, तो पूरी ब्रैकेट के ऊपर कितना आ गया? +2। इसके ऊपर -1 होता है तो पूरी ब्रैकेट के ऊपर कितना आएगा? -2। ठीक है, अब नाम लिख देंगे। सबसे पहले इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो क्या? हेक्साअमाइन, सॉरी हेक्स नहीं 4 है तो टेट्राअमाइन। ठीक है, जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? सेकंड। इसके बाद इसका लिखना स्टार्ट करते हैं, टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर माइनस का चार्ज है तो जिंक को लिखेंगे जिंकेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? सेकंड। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। हो गया यहां तक का? चलो बच्चों इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला जो रूल है हमारा, वो देखो क्या है। मैंने जो तुम्हें प्रॉब्लम सीट दी थी उसमें शायद 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस तरह के। बच्चों अगर दिए हुए हैं तो देखना उनको। वैसे ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। चलो चलते हैं अगले वाले रूल के ऊपर। अगला रूल सुनो तुम, देखो ध्यान से क्या है। इफ कैटआयोनिक पार्ट contain hydrogen, cationic part contain hydrogen, then name of compound and with acid। जो कंपाउंड का नेम है वो एसिड के साथ एंड होगा। देखो बच्चों अगर कैटायनिक पार्ट का मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट हाइड्रोजन है, मतलब कि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों H पॉजिटिव जिसके पास होता है वो तो एसिड होता है। इसीलिए वो कह रहा है अगर कभी भी ऐसा हो कि कैटायनिक पार्ट हाइड्रोजन हो तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, नाम के लास्ट में एसिड लगाना है और साथ के साथ एंड नेम ऑफ मेटल एंड विद इक। मेटल का जो नाम है वो इक के साथ एंड होगा। इसके लिए अलग रूल है। 8 यहां पे नहीं लगेगा, यहां पे क्यों हमेशा क्या लगाना है, इक लगाना है, चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो। तुम्हें मेटल का नाम किसके साथ एंड करना है, इक के साथ। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, H4PtCN6। ठीक है बच्चों ये दिया हुआ है। अब हमें इसका नाम लिखना है। अब हमें पता चल गया, देखो बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो ये आगे वाला पार्ट होता है ये कैटायन होता है, ये कैटायन होता है और कैटायन में हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड का नाम एसिड के साथ एंड होगा। अब सुनो जरा तुम ध्यान से,
ये हमारा मेटल है तो X माना, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, 4 हाइड्रोजन तो +4, इस पे -1 है तो -6 बराबर 0, X की वैल्यू आ गई +2, इसके ऊपर चार्ज आ गया +2। अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो इस हाइड्रोजन के नाम का एसिड हम लास्ट में लगाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि यहां हाइड्रोजन को हम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा नाम लिखना स्टार्ट करेंगे यहां से। क्या? हेक्सासाइनो, उसके बाद मेटल के नाम के पीछे क्या लगा देना है? इक, प्लेटिनिक, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, और नाम के लास्ट में क्या? एसिड। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? ऐसे लिखना है, लेकिन ऐसे केस बच्चों बहुत कम मिलेंगे ही नहीं तुम्हें, लेकिन अगर कभी भी मिले तो उसका नाम इस तरीके से लिखना है। अगर कभी भी कैटायनिक पार्ट में हाइड्रोजन हो तो नाम के लास्ट में एसिड, उस हाइड्रोजन के नाम का। अब तुम कहोगे सर हाइड्रोजन का तो लिखा ही नहीं हमने। बच्चों इस हाइड्रोजन के नाम का एसिड लास्ट में लगा दिया तो आगे हाइड्रोजन के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गया? तो बच्चों आईयूपीए से नोमेनक्लेचर हमारा खत्म हो गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब सुनो जरा तुम ध्यान से, अब हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग हमने सीख ली है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद बच्चों आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, अगली बात हमारे पास ये है। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के लिए एक साइंटिस्ट था वर्नर। वर्नर ने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और बच्चों ये वाली जब थ्योरी दी थी वर्नर ने तो उसकी जो एज थी वो केवल 19 इयर्स थी। ठीक है, वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अपनी क्या थ्योरी दी थी। बहुत अच्छी थ्योरी दी। इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट थे बच्चों, मेन जो पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स का मतलब पॉइंट, इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे सुनना जरा ध्यान से। वर्नर ने यह कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो चाहे वो, उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। बच्चों आज तक हम वैलेंसी को केवल वैलेंसी मानते थे कि वैलेंसी केवल एक तरह की होती है, लेकिन वर्नर ने क्या कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल है ना, उस मेटल की दो तरह की वैलेंसी होती है और उन दोनों वैलेंसी को नाम दिया वर्नर ने, एक को प्राइमरी वैलेंसी, दूसरे को सेकेंडरी वैलेंसी। तो मैं यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, for a coordination compound, और ये केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, हमेशा मत मानना, सभी के लिए मत मानना, केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। फॉर ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड metal have two type of valency, primary valency and secondary valency, primary valency and secondary valency। अब सुनो आगे की बात। इसके बाद अगली बात क्या बताई वर्नर ने कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी ना, प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब पता है क्या होती है? जो आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। वाइल सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल। जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी ना बच्चों, वो नॉन आयोनाइजेबल होगी। ठीक है, अगली बात सुनो। वैसे तुमने देखा भी होगा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे रिप्रेजेंट होता है AX, M, L, N और ये BY।
ये बच्चों ए और बी जो है कैटायन और एनायन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं ये दोनों। लेकिन बच्चों ये जो अंदर का हिस्सा है, ये जो लीगेंट है, ये इस मेटल के साथ हमेशा जुड़ा होता है, चाहे हम वाटर में डिसोल्व कर दे, ये लीगेंट यहां से नहीं हटता। ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। तो बच्चों ये जो है कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो है बच्चों, ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह ट्रीट होता है, और जो ये लीगेंट जुड़ा हुआ है इस मेटल के साथ, ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह ट्रीट होता है। ये आयन की फॉर्म में बाहर नहीं जाता, ये नॉन आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइजेबल है। ठीक है, अभी सुनना, देखो अगली जो बात मैं लिख रहा हूं वो क्या है। प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल। जो बच्चों प्राइमरी वैलेंसी होती है, अच्छा ये तो मैं कर चुका, आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती प्राइमरी वैलेंसी की, वाइल सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है जो अभी अभी मैंने बात लिखी बच्चों, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ अटैच रहती है हमेशा। इसका मतलब उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर डिसाइड करने वाली है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रक्चर डिसाइड करने वाली है तो उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी। जैसे स्ट्रक्चर में होता है ना टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है। जब हम टेट्राहेड्रल बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर पोजीशन में हम एटम को या ग्रुप को अरेंज करते हैं। तो बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी भी उस मेटल एटम के चारों तरफ एक पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिसाइड कौन करता है? सेकेंडरी वैलेंसी। मैं यहां लिख देता हूं, the structure of coordination compound is decided on the basis of secondary valency। जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करने वाला कौन है? वो है सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ गया? अब सुनो बच्चों, आगे की जो कहानी है वो देखो क्या है। किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, जैसे कोबाल्ट है हमारा, कोबाल्ट के लिए बच्चों प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, जो हमें कुछ हद तक याद भी रखनी पड़ेगी, अपने माइंड में रखनी भी पड़ेगी। तो अगला जो पॉइंट है वर्नर ने क्या बताया, for a particular metal number of primary valency and secondary valency are fixed। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है बच्चों। प्राइमरी वैलेंसी तो जो नॉर्मल वैलेंसी हम आज से पहले पढ़ते आ रहे हैं, जो जैसे सोडियम की +1 होती है, ठीक है, मैग्नीशियम की +2 होती है, आयरन की +2 +3 होती है, वो है प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर मेटल अपने साथ कितने लिगेंड को जोड़ सकता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। या मैं ये भी कह सकता हूं एक पर्टिकुलर मेटल अपने साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट के लिए जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, बच्चों वो 6 होती है। कोबाल्ट अपने साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, आयरन भी 6 बना सकता है। अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम भी 6 बना सकता है, क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम भी 6। मतलब कि कोबाल्ट, आयरन, स्कैंडियम, क्रोमियम, इनके लिए सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है? 6। अगर मैं निकल की बात करूं तो निकल के लिए होती है 4। अगर मैं बात करूं प्लेटिनम की, गोल्ड की, सिल्वर की, जिंक की और कॉपर की, तो बच्चों इनके लिए भी 4 4 4 4 होती है। ये क्या है?
ये है सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है यहां तक की बात, समझ में आ गया? अगर मैं इनकी प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी होती है बच्चों +3, आयरन की +2 +3 होती है, स्कैंडियम की +3 होती है, क्रोमियम की अगर मैं बात करूं +3 होती है, निकल +2 होती है, गोल्ड +3 होता है, सिल्वर की बात करूं +1 होता है, जिंक होता है +2। अरे सुना है तुमने, जिंक ZnSO4 +2, ये जो सिंपल वैलेंसी होती है इसको तो बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन कौन अपने साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इनको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। हालांकि तुम्हें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, अब धीरे धीरे जब हम कंपाउंड की स्टडी करेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा किसके साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने। कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है हमेशा अपने साथ, आयरन भी 6 बनाता है, स्कैंडियम भी 6 बनाता है, क्रोमियम भी 6 बनाता है। केवल इनका ध्यान रखो तुम, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आ गया? चलो बच्चों अब सुनो आगे की जो कहानी है कि वर्नर ने कैसे ड्रॉ किया स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपनी थ्योरी के बेस पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, वर्नर ने जो अपनी थ्योरी के बेस पे जो ड्रा किया था उस बेस पे। चलो बच्चों, कंपाउंड है COCl3 6NH3, ये एक कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर वर्नर ने देखो कैसे ड्रा किया। सबसे पहले तो हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में अरेंज करते हैं। बच्चों हमें पता है ये जो अमोनिया है ये लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है? ये जो क्लोरीन है ये आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, अमोनिया तो आयन की फॉर्म में बाहर नहीं निकलेगा, क्लोरीन जो है वो आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब जो क्लोरीन है वो तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और जो ये NH3 है ये अंदर रहेगा। लेकिन बच्चों ये बात जरूरी नहीं है कि सारे क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर ही रहेंगे, ये हमें इस कंपाउंड को सबसे पहले अपने तरीके से अरेंज करना है। देखो बच्चों हमें पता है मेटल है कोबाल्ट, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब अमोनिया जो होता है, अमोनिया NH3, एक अमोनिया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ये मोनोडेंटेंट लिगेंड है। अब हमें कोबाल्ट के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, तो हमें 6 अमोनिया चाहिए और 6 अमोनिया हमारे पास दिए हुए हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो मैंने अरेंज किया इसको ऐसे CONH36, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। देखो अंदर का काम हमारा पूरा हो गया, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए इस मेटल के साथ। अब बच कौन गया? क्लोरीन। क्लोरीन बच्चों एनायन की फॉर्म, एनायन होता है Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो बाहर इस तरफ आएगा ये Cl3। अब ये है प्राइमरी वैलेंसी, ये है सेकेंडरी वैलेंसी। स्ट्रक्चर डिसाइड करने वाला कौन होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। डायरेक्शनल कौन सी होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल। तो बच्चों इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो देखो कैसे ड्रॉ किया। जब भी 6 ग्रुप जुड़ते हैं किसी के साथ, 6 ग्रुप, ये पढ़ के भी आए थे तुम 11th क्लास में, जब 6 ग्रुप जुड़ जाते हैं, वहां तुमने पढ़ा था जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर का टोटल 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो बच्चों ये जो 6 लिगेंड है ये ऑक्टाहेड्रली अपने आप को अरेंज करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे, ये NH3, ये हमारे पास NH3, और ये हमारे पास NH3, और ये हमारे पास NH3। देखो बच्चों ये जो NH3 है ये सेकेंडरी वैलेंसी है, और सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ऐसा ही नहीं कि कहीं पे भी लगा दिया। अब सुनो बच कौन गया? 3 क्लोरीन। ये 3 क्लोरीन कहां होंगे? ये नॉन डायरेक्शनल होंगे, कहीं पे भी होंगे, इनकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होगी। और बच्चों हम इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है? तुम अपने हिसाब से कहीं भी इनको पोजीशन दे दो क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इस वाले कंपाउंड का बच्चों ये स्ट्रक्चर हो गया। ये जो तीनों मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है यहां तक की बात। चलो अब अगले कंपाउंड पे चलते हैं। अगला कंपाउंड है बच्चों COCl3 5NH3। हमें इस वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब इस कंपाउंड का देखो स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में लिखना है इसको। अब हमें पता है कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अमोनिया कितने दिए हुए हैं? 5 तो अमोनिया से बन जाएंगे। अब जो 6 नंबर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो किसके साथ बनेगा? तो बच्चों इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर एक क्लोरीन भी लिगेंड के रूप में मौजूद होगा, क्योंकि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है कितनी? 6। तो बच्चों अब मैं क्या कहूंगा? CONH3 तो अंदर कितने हैं?
5, एक कौन है Cl। देखो बच्चों अंदर की सेकेंडरी वैलेंसी हमारी फिक्स हो गई, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। अब बच कौन गया? क्लोरीन। क्लोरीन कितने यहां पे? 2, तो 2 Cl यहां पे लिख दिया। अब तुम ये कहोगे कि सर आपने ये कहा था कि नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स होता है। अब ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी है, तो इसका मतलब अब कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी +2 रह गई। अब तो उसके पास 2 ही Cl वाले आयन है, तो +2, क्योंकि ये 2 जब बाहर जाएंगे तो -2 चार्ज लेके जाएंगे, तो कोबाल्ट के ऊपर कितना आएगा? +2 आएगा। लेकिन बच्चों यहां वर्नर ने अपनी थ्योरी में पता क्या कहा कि ये वाला जो क्लोरीन है ना, ये वाला जो क्लोरीन है, ये दोनों तरह से बिहेव कर रहा है। ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव कर रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव कर रहा है। क्योंकि किसी भी मेटल के लिए नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी और नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होते हैं। उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए वर्नर ने क्या कहा कि ये वाला क्लोरीन प्राइमरी की तरह भी बिहेव करेगा, सेकेंडरी की तरह भी बिहेव करेगा। प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा तो देखो 2 ये, 1 ये, 3 हो गए। सेकेंडरी की तरह बिहेव करेगा, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बन गए हैं और 6ठा कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl बनाएगा, तो सेकेंडरी भी सेटिस्फाई कर दी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया वर्नर ने, ध्यान से देखना। देखो बच्चों CO, यहां NH3, यहां NH3, यहां NH3 और यहां NH3 और एक NH3, ये हो गया, और 6 नंबर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना Cl के साथ। लेकिन क्या कहा वर्नर ने कि ये Cl प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। इसका मतलब सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट करूंगा और डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करूंगा इस क्लोरीन को। बच गए क्या? 2 क्लोरीन, ये दोनों ही प्राइमरी वैलेंसी है, दोनों को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। बच्चों ये वाला जो क्लोरीन है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, इसलिए मैंने सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट किया। सॉलिड लाइन क्या कह रही है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। डॉटेड लाइन क्या कह रही है? आयोनाइजेबल है, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी। ये वाला क्लोरीन दोनों तरह से बिहेव कर रहा है। क्लियर है यहां तक की बात? चलो बच्चों अगले पे आते हैं। COCl3 × 4NH3, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है वर्नर थ्योरी के बेस पे। बच्चों इस वाले कंपाउंड को मैं कैसे बनाऊंगा? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो अमोनिया के साथ बन गए, बाकी के 2 किसके साथ बनेंगे? क्लोरीन के साथ। तो बच्चों अंदर क्या आया? CONH3 4, 2 क्लोरीन अंदर लाने पड़ेंगे। अब बाहर कितने क्लोरीन बच गए? 1 बच गया। अब क्या कहानी है बच्चों, ये जो 2 क्लोरीन है ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों तरीके से बिहेव करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया वर्नर ने, ध्यान से देखना जरा। CONH3 NH3 NH3 और ये NH3, ये तो सेकेंडरी वैलेंसी है। ये वाला क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी है। लेकिन ये जो 2 क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव करेंगे। तो बच्चों मैंने दोनों में डॉटेड लाइन भी रिप्रेजेंट की। सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों तरह से बिहेव कर रहे हैं। अच्छा बच गया एक क्लोरीन जो कि प्राइमरी वैलेंसी, उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब एक लास्ट पे और चलते हैं। COCl3 × 3NH3, अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? CONH3 3 और Cl3। अब तीनों क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर आ गए, अब बाहर कुछ भी नहीं बचा। तीनों क्यों आ गए? क्योंकि कोबाल्ट के साथ हमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने थे, 3 इसने बनाए 3 इसने बनाए, तो ब्रैकेट के अंदर 6 के 6 आ गए ये सारे के सारे। अब सुनो ध्यान से, ये वाले जो 3 क्लोरीन है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों तरह से बिहेव करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा हुआ? CONH3NH3NH3, ये Cl, यहां Cl और यहां Cl, और ये तीनों Cl प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव करेंगे। बच्चों वर्नर ने अपनी थ्योरी में ये 4 स्ट्रक्चर दिए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। लेकिन बच्चों वर्नर की थ्योरी जो थी वो सभी कंपाउंड्स के ऊपर वैलिड नहीं होती थी, इसलिए वो रिजेक्ट कर दी गई। उसने अपनी थ्योरी कुछ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के लिए दी थी। ये वाली थ्योरी सभी पे वैलिड नहीं होती, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT थ्योरी पढ़ेंगे जो हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे वैलिड होती है और उनका स्ट्रक्चर ड्रा करती है। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, लेकिन उससे पहले ये जो आज का लेक्चर है बड़े अच्छे से करना है। अगर कोई भी दिक्कत आती है मेरे से पूछना है। थैंक यू बच्चों।